हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि गिवन क्वेरी से यानी स्टेटमेंट में जो क्वेरी दी हुई रहती है उससे क्वेरी ट्री किस तरह बनाना है और उसका कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे पता करना है। कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद में बेस्ट और एफिशिएंट क्वेरी कौन सा है, क्वेरी ट्री कौन सा है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने को दो चीज़ करनी है। सबसे पहला है हमें क्वेरी ट्री बनाना है और दूसरी चीज़ हमें उसका कॉस्ट फाइंड करना है कि हमें अगर पर्टिकुलर क्वेरी फायर करें तो उसके लिए कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो क्वेरी ट्री पहले किस तरह बनाते हैं उसके एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में हम उसका कॉस्ट किस तरह फाइंड करते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो अपने को जो एग्जांपल दिया गया है वो ये वाला एग्जांपल है जिसमें हमें तीन टेबल दिए हुए एजेंट, हाउस और एमेनिटीज करके। ठीक है, तो अगर मैं टेबल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो मेरे पास इस तरह के कुछ तीन टेबल आएंगे। ठीक है, जिसमें से एक है एजेंट का, दूसरा है हाउस का और तीसरा है एमेनिटी का। अब एमेनिटी में वाई क्यों लिखा हुआ आगे तुम लोग का समझेगा ताकि उससे तुम लोग रिलेट कर पाओ। ठीक है, अब एजेंट के अंदर मेरे पास दो चीज़ें, एक है आईडी और एक है उसका नाम। ठीक है, हाउस के अंदर मेरे पास में तीन चीज़ें जो कि उसका एड्रेस है, ओनर आईडी है और एजेंट आईडी है। अब दोनों में कॉमन चीज़ क्या है हाउस के अंदर और एजेंट के अंदर, कि इसके अंदर भी एजेंट आईडी है और इसके अंदर भी एजेंट आईडी है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास एमेनिटी है जिसके अंदर हमारे पास एक एड्रेस है और दूसरा है फीचर। ठीक है, तो हमें समझ गया कि हमारा जो अभी फिलहाल डेटाबेस एज एन एग्जांपल लिया गया है वो किस तरह दिखता है। उसके अंदर तीन हमारे टेबल्स है और हर टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है यानी जो क्वेरी है वो बोलती है सिलेक्ट एच ओनर आईडी। अब एच क्या है, यहाँ पे हमारा हाउस है। ठीक है, कि हमारे हाउस में से ये लास्ट वाला जो मैंने बताया था ओनर आईडी है, कि हमारे हाउस का ओनर आईडी जो है वो हमें सिलेक्ट करना है और हमारे ए का यानी एजेंट का जो एजेंट नेम रहेगा वो सिलेक्ट करना है। हमारे पास क्या है एजेंट टेबल में आईडी और नेम। ठीक है, तो हमें समझ गया कि क्या दो चीज़ सिलेक्ट करनी है। हाउस में से हमें सिलेक्ट करना है आईडी ऑफ एजेंट और एजेंट में से सिलेक्ट करना है हमें उसका नाम। ठीक है, ये दो चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है। अब उसके बाद कंडीशंस क्या है कि हमें सिलेक्ट कहाँ से करना है, हमारे हाउस में से, एजेंट में से और एमेनिटी, ये तीनों। यानी हमें समझ गया कि ये तीनों टेबल का अगर यूज़ कर रहे हैं तो तीनों टेबल में ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझो एमेनिटी में मैं वाई क्यों लिया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में वाई के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए मैंने भी यहाँ वाई लिया। ठीक है, ये हमें समझ गया कि कहाँ से लेना है। अब उसके बाद और क्या क्या कंडीशन है कि हमारे हाउस का जो एड्रेस है वो इक्वल होना चाहिए एमेनिटी के एड्रेस से, एंड हमारे वो जो ये क्या एजेंट का जो आईडी है वो हाउस के एजेंट के आईडी से भी इक्वल होना चाहिए। एंड कितने कंडीशन हो गए, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, एंड थर्ड कंडीशन बोलता है कि हमारे जो अमेनिटीज का फीचर वाला कॉलम है वो 5 वी आर का होना चाहिए। एंड ये कैसे कौन से हो गए, तीन कंडीशन हो गए। एंड हमारा हाउस का जो एजेंट आईडी है वो 007 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास चार कंडीशन है, तीन टेबल्स हैं हमारे, चार कंडीशन है और हमें दो चीज़ सिलेक्ट करनी है यानी ओनर आईडी और एजेंट नेम। ठीक है, तो दो चीज़ हमें सिलेक्ट करनी है। अभी इसको मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ, जैसे कि हो सकता है मैंने पहले हाउस का एड्रेस और एमेनिटीज़ का एड्रेस ले लिया और फिर उसके बाद में उस पर जॉइन लगाया और फिर उसका फीचर्स निकाला। यानी ये अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्री बन सकते हैं। तो ट्री बनाने के लिए सबसे बेसिक यानी किस तरह हम स्टार्ट करें पहले वो देखते हैं। मैंने क्या बोला, मेरे पास कितने टेबल्स है, तीन टेबल्स हैं। और वो कौन कौन से तीन टेबल्स थे, एक एजेंट था, एक हाउस था और एक अमेनिटी था। ठीक है, अब इसको किस तरह लिखना है वो हमें हमारा ये क्वेरी स्टेटमेंट बताएगा कि किस तरह तुम्हें करना है। अब अगर तुम लोग ये क्वेरी को देखोगे जिसमें हमारे पास चार कंडीशंस है, तो मोस्टली हमारे कंडीशंस किस किस पे लगे, ये एच वाई वाई एच। ठीक है, यानी मोस्टली हाउस पे लगे और अमेनिटीज पे लगे। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इनिशियल स्टेज पे यहाँ पर जो लिखा है हमने, ये देखो
ये कंडीशन क्या बोलती है कि हमारे हाउस का एजेंट आईडी शुड बी 007। तो अगर आप हाउस वाले टेबल में जा रहे हो तो उसमें से आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, ये रिलेशनल अलजेब्रा का याद है ना, सिलेक्ट एजेंट आईडी वेयर एजेंट आईडी इज 007। ठीक है, तो हाउस में से हमने सिलेक्ट कर लिया कि एजेंट का आईडी होना चाहिए 007, यानी फर्स्ट वाला एंड खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वो क्या बोलता है कि अमेनिटीज का फीचर शुड बी इक्वल टू 5 BR। तो हम अमेनिटीज जो हमारा दूसरा टेबल था उसके फीचर वाले कॉलम में हमने इक्वल टू 5 BR को सिलेक्ट किया। ठीक है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए कि हमारा हाउस में से जो एजेंट आईडी है इट शुड बी 007 एंड अमेनिटीज में से फीचर शुड बी 5 BR। ये दोनों कंडीशंस जो कि यहाँ के लास्ट और सेकंड लास्ट थी वो हमने सेटिस्फाई कर दी। अब वो हमें बोल रहा है कि एजेंट आईडी और हाउस का एजेंट आईडी दोनों इक्वल होना चाहिए। अब क्योंकि हमें हाउस और एजेंट ये दो टेबल के बीच का रिलेशन निकालना है इक्वल वाला, तो हमें ये दोनों का नेचुरल जॉइन लेना पड़ेगा। अब ये जॉइन लेने से पहले हम देख ले कि हमारा हाउस और अमेनिटीज हम अभी यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। ये रहा अमेनिटी और ये रहा हाउस। तो क्यों ना इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेरी है जो कि बोलता है कि हाउस का एड्रेस शुड बी इक्वल टू अमेनिटीज का एड्रेस, वो वाला हम पहले जॉइन लेके कर दें। समझा? हमारे दो टेबल कौन से थे, अमेनिटी, हाउस। हमारा क्वेश्चन बोलता है हाउस का जो एड्रेस है इट शुड बी इक्वल टू अमेनिटीज का एड्रेस। यानी अगर हम हाउस में से उसका एड्रेस ले रहे हैं तो इट शुड बी इक्वल टू अगर अमेनिटीज का कोई एड्रेस ले रहे हैं। अब ये इक्वल कहाँ से मिलेगा हमें, जब हम दोनों टेबल्स का नेचुरल जॉइन लेंगे। अब नेचुरल जॉइन कैसे होएगा, हमारे पास पता है कि हमारे पास हाउस टेबल है और हमारे पास अमेनिटीज टेबल है। दोनों के अंदर एड्रेस एक कॉमन वेरिएबल होना चाहिए, तभी तो हम इसका और इसका एड्रेस से जॉइन ले पाएंगे ना। देखते हैं हमारे पास है क्या नहीं। अमेनिटीज के अंदर एड्रेस है और हाउस के अंदर एड्रेस है, तो ये दोनों का एड्रेस के बेस पे हमने नेचुरल जॉइन लिया। ठीक है, अमेनिटीज और हाउस के एड्रेसेस के बेसिस पे हमने यहाँ पे नेचुरल जॉइन लगाया और हमने सिलेक्ट क्या किया इसमें से। जब हम ये दोनों पे नेचुरल जॉइन लगाएंगे, ये जो दो टेबल है जिसमें से एक हाउस है और एक अमेनिटीज है, तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों टेबल के जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स मिल जाएंगे हमें। ठीक है, अब कॉलम नेम के हिसाब से देखो तो हमें सिलेक्ट क्या चीज़, दो चीज़ करनी थी। हमें दो चीज़ चाहिए थी, ओनर आईडी और एजेंट नेम। एजेंट नेम किस में है, एजेंट टेबल में। ओनर आईडी किस में है, हाउस टेबल में। ठीक है, अभी हमारा अमेनिटी और हाउस का तो हमने कर लिया जॉइन, तो मेरे पास में ओनर आईडी आ गई, लेकिन मेरे को एजेंट नेम भी सिलेक्ट करना है ना जो कि एजेंट टेबल में। तो अब मेरे को हाउस और एजेंट का भी नेचुरल जॉइन लेना पड़ेगा। समझा? इसके लिए हमने क्या किया कि अब यहाँ पे इसके अंदर ये वाले जॉइन के अंदर हमारा हाउस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब हमें ज़रूरत है एजेंट की, तो एजेंट का हमने इस जॉइंट जो हमें टेबल मिला है उसके साथ में नेचुरल जॉइंट ले लिया। किस बेसिस पे, आईडी बेसिस पे। यानी एजेंट आईडी दोनों में कॉमन होना चाहिए, है क्या नहीं। यहाँ पे भी एजेंट आईडी है, यहाँ पे भी एजेंट आईडी है, तो इन दोनों बेसिस पे हमने क्या किया, इन दोनों का जॉइन ले लिया। ठीक है, ये सारा जो भी हुआ किस लिए हुआ, अपने इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कोई मेरे को बोलेगा कि तुमने पहले फीचर क्यों सिलेक्ट किया, तुम पहले एड्रेस सिलेक्ट करो और उसके बाद फीचर सिलेक्ट करो। तो वैसे भी कर सकते हैं, हम पहले क्या करेंगे, अमेनिटीज और हाउस ये दोनों का जॉइन ले लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, एड्रेस के बेसिस पे जॉइन लिए। अब उस जो टेबल रहेगा हमारा कंप्लीट टेबल जो कि जॉइन के बाद में मिलेगा, उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसका फीचर शुड बी इक्वल टू 500 5 ER। ठीक है, अब ये ट्री कौन सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये कैसे पता करें। यानी नीचे भी इस एग्जांपल में एक ट्री दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें ऑप्टिमाइज्ड ये है वो है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द बेस्ट क्वेरी प्लान टू एवेल्युएट द अबोव ट्री इज दिस वन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे ऑपरेशन है ना अलग अलग परफॉर्म किए। जैसे कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया
उसके बाद में प्रोजेक्ट किया, फिर सिलेक्ट किया। और नीचे वाले ट्री में अगर एक चीज़ देखें तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो हाउस था उसमें से हमने एजेंट आईडी ले लिया कि एजेंट आईडी जिसका भी 007 है पूरे टेबल में से मेरे को बस उतने रिकॉर्ड्स दे दो। तो जिसका भी एजेंट आईडी 007 था उतने रिकॉर्ड्स हमने ले लिए। उसके बाद हमने अमेनिटीज टेबल के साथ में उसका ज्वाइन लिया। किस बेसिस पे? एड्रेस के बेसिस पे। और हमने ये ज्वाइन लेते वक्त ही सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों साथ में किया कि हमें सिलेक्ट करना है जहाँ पे फीचर शुड बी 5 BR, और वो प्रोजेक्ट भी करना है ओनर आईडी एंड एजेंट आईडी। अभी प्रोजेक्शन के लिए ओनर आईडी हमें हाउस में से मिल गया है, और एजेंट आईडी के लिए हमने एजेंट का एक और ज्वाइन लिया। किसके साथ में? ये जो ज्वाइंट टेबल था। अब इसके अंदर समझने वाली एक बात यह है कि ये एक लाइन के अंदर जो मैंने सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों किया वो कब पॉसिबल है? जब दोनों अलग अलग हो, यानी एक सिलेक्शन हो और एक प्रोजेक्शन हो। मैं कर सकता था ना यहाँ पे, क्लियर है ना आवाज और स्क्रीन? हेलो? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब मैं ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ से मैं एजेंट आईडी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ये वाला फीचर एमेनिटीज पे सिलेक्ट कर लेता तो भी चलता। लेकिन दो सिलेक्शन एक साथ वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पे जो एक लाइन में लिखा गया है उसमें एक सिलेक्शन है और एक प्रोजेक्शन है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये हो गया कि हम ट्री किस तरह बनाते हैं। अब इसका अगर कॉस्ट कैल, एक मिनट, सबसे पहले ये समझा कि ट्री किस तरह बन रहा है। जो भी 4-5 लोग हैं इसमें, तुम लोग को समझा? नहीं, अभी भी अगर कुछ डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद कॉस्ट में जाएगा तो फिर ट्री वाला पार्ट निकल जाएगा। कोई भी छोटा मोटा डाउट भी चलेगा, है तो पूछो। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। ट्री इजी है। ट्री सबके अलग अलग भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि तुम, अगर तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखो ना तो उन लोग ट्री बनाने से पहले क्या करते हैं पता है? उन लोग रिलेशनल अलजेब्रा के फॉर्म में लिखते हैं, और फिर उसके बेसिस पे इन लोग ये जैसे जॉइंट्स लग रहे हैं या फिर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन लग रहा है ये डिसाइड करते हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा सबका अलग अलग हो सकता है। कोई पहले सिलेक्शन कर रहा होगा, कोई पहले प्रोजेक्शन कर रहा होगा। तो ट्री कैन डिफर। अब इन डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज में से सबसे बेस्ट ट्री कौन सा है उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट फाइंड करते हैं सारे ट्रीज का, और जिसका मिनिमम कॉस्ट रहता है उसको हम बोलते हैं कि ये एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब कॉस्ट फाइंड किस तरह करना है उस पर जाते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द क्वेरी। क्वेरी जो ऊपर था वही वाला सेम है, यही 3 टेबल है। बट ये वाला एग्जांपल मैं नहीं लूँगा समझाने के लिए, क्योंकि जब मैं इसको समझ रहा था तब मेरे को समझ में आया कि इसमें एक पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिसिंग है। यानी इन्होंने ट्री बना दिए और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन भी बता दिए, लेकिन द मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनको देना चाहिए था वो इन्होंने नहीं दिया है, वो होता है अजम्पशन। कि तुम क्या अजम्पशंस के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक्स, ये एक अजम्पशन है जो कि उनको पहले मेंशन करना चाहिए था। यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउसेज आर 1000, यानी हाउस के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो 1000 रोज है। ये चीज़ उन्होंने पहले मेंशन नहीं किया। अब एजेंट आईडी जहाँ 007 है उसमें 5 हाउस आ रहे हैं, ये कैसे पता चला उनको? अगर आप कैलकुलेशन वगैरह करने बैठो तो ये सब नहीं होएगा, क्योंकि उनका डेटाबेस किस तरह दिखता है हमें ये नहीं पता ना। उनके डेटाबेस में कितने रोज है, कितने कॉलम्स है वो पता है, तो नंबर ऑफ रोज के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि कैसा हमारा कॉस्ट होएगा। देर आर 200 एजेंट्स, ये उन्होंने ऊपर बताया ही नहीं है। तो इन लोगों ने प्रॉपर जो देना चाहिए था अजम्पशंस वो इस एग्जांपल में नहीं दिए हैं। इसके लिए इस एग्जांपल को लेके आगे प्रोसीड करना विल बी लिटरली डिफिकल्ट। लेकिन इसके बाद वाले एग्जांपल जो है उसमें काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया है, तो उससे हम कॉस्ट किस तरह निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में सिर्फ 2 ही टेबल है हमारे पास, जो कि ऑर्डर टेबल है और ऑर्डर आइटम्स है। तो हमारा 2 टेबल बन गया, इसमें ऑर्डर्स है और इसमें आइटम्स है। ठीक है, ऑर्डर टेबल के अंदर हमारे पास क्या है? ऑर्डर नंबर,
और ऑर्डर आइटम के अंदर भी हमारे पास ऑर्डर नंबर है, यानी इस दोनों के बेसिस पे हम ज्वाइन अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि सेम आइटम है हमारे पास। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, क्वांटिटी है, और तीसरी चीज़ है डेट। इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है, आइटम नंबर है। ठीक है, हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझ गया कि हमारे पास में कितने टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं। इसके अंदर 3 कॉलम है, इसके अंदर 2 कॉलम है। कॉमन अगर देखें तो ऑर्डर नंबर दोनों में कॉमन है। ये हमारा हो गया डेटाबेस। इसके ऊपर हमें क्वेरी लगाना है और उसकी कैलकुलेशन करना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमें सिलेक्ट करना है ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट किसके अंदर है, ऑर्डर टेबल के अंदर। सिलेक्ट ऑर्डर डेट एंड आइटम नंबर। आइटम नंबर किसके अंदर है, आइटम टेबल के अंदर। यानी हमें इनडायरेक्टली इन दोनों का जॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो इसका ऑर्डर डेट और इसका आइटम नंबर हम सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट ऑर्डर डेट, आइटम नंबर एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी फ्रॉम दिस। ये 3 चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है फ्रॉम ऑर्डर टेबल एंड ऑर्डर आइटम, जिसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ओ टी एंड ओ आई। वेर ऑर्डर टेबल का ऑर्डर नंबर इज इक्वल्स टू ऑर्डर आईडी का ऑर्डर नंबर। मैंने बोला ना दोनों में कॉमन क्या है, ऑर्डर आईडी। यानी जहाँ पे आईडी सेम हो रहा है वहाँ, ये कंडीशन हो गई। एंड एक और कंडीशन है, वो क्या बोलती है कि ऑर्डर आइटम यानी इस टेबल का जो आइटम नंबर है, इट शुड बी इक्वल टू H W3। यानी आइटम नंबर के अंदर मल्टीपल आइटम्स होंगे और कहीं ना कहीं जाके एक आइटम होगी जिसका आइटम नंबर होगा H W3। हाँ, और ये मल्टीपल आइटम्स के लिए भी हो सकता है, जैसे और आगे जाके एक और आइटम है जिसका आइटम नंबर है H W3। क्योंकि एक मल्टीपल ऑर्डर्स में मल्टीपल आइटम्स मंगवा सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आ गया कि हमें आइटम नंबर जो फाइंड करना है, इट शुड बी H W3 फ्रॉम आइटम्स टेबल। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि ऑर्डर क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 30। ठीक है, हमारे टेबल्स कितने हैं, 2 टेबल्स हैं। हमारे पास कंडीशंस कितने हैं, 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, अब अजम्पशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने लास्ट टाइम बोला, क्योंकि अजम्पशन हमें बता रहा है कि हमारे जो ये नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं। क्योंकि हमें पता रहेगा कि कितना बड़ा हमारा टेबल है, उस हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अजम्पशंस को हम याद रखेंगे क्योंकि ये आगे हमें हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। अभी मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा टेम्पररीली अपने दिमाग में स्टोर करना कि इन ऑर्डर टेबल, यानी ये वाला जो टेबल है, इसके अंदर वी हैव 400 रिकॉर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टेबल इज 400। आइटम टेबल्स के अंदर देर आर 10,000 रिकॉर्ड्स, याद रखना। ठीक है, देर आर 100 ऑर्डर आइटम्स इन विथ आइटम नंबर H W3। मैंने बोला ना आइटम नंबर क्या चाहिए हमें, H W3। ऐसे कितनी आइटम्स है इसके अंदर, 100। ठीक है, ऑल ऑर्डर क्वांटिटीज आर ग्रेटर देन 30। मेरा कंडीशन क्या था, इट शुड बी ग्रेटर देन 30। अजम्पशन क्या बोलता है, सारी ही ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 है। यानी अगर मैं ये वाला कंडीशन लगाया तो मेरा पूरा टेबल वापस एज इट इज आ जाएगा। समझा। अब ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्या बोलता है कि मेरे पास मेमोरी साइज जो है ना, वो सिर्फ 100 टपल्स को स्टोर करने का है। यानी तुम कोई भी ऑपरेशन लगाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 100 टपल से ज़्यादा आया ना, तो तुम मेरे यानी प्राइमरी मेमोरी में तो नहीं रख सकते उसको, उसको तुम सेकेंडरी मेमोरी में रख लो, चलेगा। यानी रैम के अंदर नहीं रह पाएगा, रोम के अंदर जो। समझा, असम्पशंस क्लियर हुआ है, हाँ या ना बोलो। एक्नॉलेज है, ओके। असम्पशंस क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डर टेबल में 400 रिकॉर्ड्स है, ऑर्डर आइटम्स में 10,000 रिकॉर्ड्स है, आइटम नंबर H W3 के सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स है, और सारे ही आइटम्स ग्रेटर देन 30 है, और मेमोरी साइज सिर्फ 100 टपल्स को स्टोर करने का है। अब ये असम्पशंस कैलकुलेशन में किस तरह हेल्प करता है वो देखो। क्या बोला था, सबके ट्री अलग अलग हो सकते हैं, किस बेसिस पे कि वो रिलेशनल अलजेब्रा किस तरह लगा रहे हैं। तो अब अलग अलग किस तरह होते हैं उसकी एग्जांपल देखो। यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो कि ऊपर क्वेरी दिया हुआ है। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। फ़र्क क्या है तीनों में। पहले मेथड ने क्या किया, हमारे पास जो 2 टेबल्स थे, ऑर्डर टेबल एंड आइटम्स टेबल, उसका उसने जॉइन ले लिया।
ये क्या है, ज्वाइन। ठीक है, जब ज्वाइन लेगा तो उसके पास में एक बड़ा सा टेबल आ जाएगा, करेक्ट, जिसके अंदर उसके पास में टेबल का और आइटम्स का दोनों का रिकॉर्ड कंबाइन रहेगा। ठीक है, अब इसमें से उसको जो सिलेक्ट करना है वो कर सकता है, क्योंकि सारे टपल सारे कॉलम्स उसके पास में एक साथ आ गए, क्योंकि उसने ज्वाइन लगा दिया था। अब इनिशियली उसने ये दोनों को ज्वाइन करके एक बड़ा टेबल बनाया, जिसको उसने नाम दे दिया T1। सेकंड उसने क्या किया, उसने उसमें से सिलेक्ट किया कि ऑर्डर टेबल का ऑर्डर नंबर मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर आइटम का ऑर्डर नंबर। ये हमारे क्वेरी का कंडीशन था। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन कि ऑर्डर आइटम मस्ट बी इक्वल टू HW3, एंड तीसरी कंडीशन कि ऑर्डर टेबल की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 30। अब ये तीनों कंडीशन एक साथ कैसे लगा पा रहे हैं? यहाँ पे ऑर्डर टेबल है, यहाँ पे ऑर्डर आइटम है, यहाँ पे ऑर्डर टेबल है। अब दो अलग अलग टेबल जब कंबाइन हो चुके हैं, इसका मतलब सारे टपल्स हमें एक ही टेबल में मिल गया है। इसके लिए सारी कंडीशंस एक साथ लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो उसने ये सारी कंडीशंस लगा के किस पे लगाया, उसने T1 पे। T1 क्या था, ज्वाइन करके जो टेबल मिला था। उसने एक दूसरा टेबल बनाया T2। ठीक है, और T2 को उसने फिर क्या किया, उसमें से सिलेक्ट कर लिया। हमें सिलेक्ट क्या, तीन चीज़ करनी थी, ऑर्डर डेट, आइटम नंबर एंड क्वांटिटी। किसमें से, T2 में से उसने सिलेक्ट कर लिया, और उसने एक और नया टेबल बना दिया T3। मेथड वन क्लियर। उसने क्या किया, एक बड़ा सा टेबल बनाया ज्वाइन यूज़ करके, कंडीशंस लगाया, नया टेबल बनाया, और उस नए टेबल में से जो जो चाहिए था उसको निकाल के तीसरा टेबल बना दिया। मेथड वन क्लियर या नहीं, हाँ या ना? काय मेरे को पता तो चले तुम मौका। मेथड वन क्लियर, किसी को डाउट? यार बोल लो यार। हाँ क्लियर है। ओके थैंक यू। मेथड टू। ओके, मेथड टू क्या बोलते हैं, मैं ना जॉइन ऑपरेशन बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ऑन ऑर्डर टेबल, फर्स्ट स्टेप। अब ऑर्डर टेबल में अगर वो सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके T1 बना रहे हैं, तो उसके पास में सिर्फ एक ही टेबल का रिकॉर्ड है, जो कि टेबल ऑर्डर टेबल है। उसने T1 बना दिया। अब ये T1 के अंदर में जितने भी क्वांटिटी है सब ग्रेटर देन 30 है, क्योंकि उसने वही कंडीशन के बेसिस पे T1 बनाया ना। ठीक है, फिर उसने नया टेबल बनाया T2, और उसमें कंडीशन लगाया कि आइटम नंबर शुड बी HW3, और ये किस पे किया, आइटम टेबल पे। ठीक है, पहला जो किया था उसने ऑर्डर टेबल पे किया था, सेकंड उसने आइटम टेबल पे किया, और ऑर्डर टेबल के रिकॉर्ड्स को आइटम टेबल के रिकॉर्ड्स के साथ में उसने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दो कंडीशन, क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 30, आइटम नंबर शुड बी इक्वल टू HW3, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो अभी हमें जो टेबल T2 मिला है, ये जो भी हमारी कंडीशंस थी उसको सेटिस्फाई करके मिला है। अब उसमें से हम डायरेक्टली जो भी हमें चाहिए था वो निकाल लिए। इस तरह मेथड 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मेथड 3 पे जाते हैं। ठीक है, मेथड 3 ने क्या किया, मेथड 2 ने पहले क्वांटिटी लिया था, फिर HW3 लिया, यानी उसने पहले टेबल लिया था और फिर आइटम्स लिया। इसने क्या किया, पहले ऑर्डर आइटम्स लिया, फिर ऑर्डर टेबल लिया। मैं थिंक वाइस वर्सा कर दिया, बट इसमें फ़र्क कितना पड़ जाएगा ना, जब हम कॉस्ट निकालेंगे तब समझ आएगा। इसने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें उसने आइटम इक्वल टू HW3 के बेसिस पे एक T1 बना दिए। अब ये जो T1 मेरा टेबल है ना, इसके अंदर सारे आइटम जो है उसका HW3 है, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब उसने इस T1 को ज्वाइन कर दिया ऑर्डर टेबल के साथ में, और उसमें लगा दिया कंडीशन की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 30, और उस हिसाब से उसको टेबल T2 मिल गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमें जो डेटा चाहिए डायरेक्टली हम रिट्रीव कर सकते हैं फॉर T2। T2 में से हमने ये तीनों जो भी डेटा चाहिए था वो निकाल लिए। ये हमारे तीन मेथड्स हो गए। ये तीन मेथड दिमाग में रखना, क्योंकि इसके बेसिस पे अभी हम कॉस्ट जो भी होते हैं वो चेक करेंगे। मेथड वन जो कि जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया, मेथड टू जिसने पहले टेबल लिया और उसके बाद आइटम, मेथड थ्री जिसने पहले आइटम्स लिया उसके बाद टेबल। ये मेथड 3 बस उल्टा किया ना 2 का, मतलब हाँ रिवर्स कर दिया ऑर्डर। हाँ, बस ये तेरे को उल्टा इस रिलेशनल अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, लेकिन अगर हम
अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो नीचे दिखेगा तेरे को। बात है इवेल्युएशन का पार्ट, ठीक है। हम तीनों मेथड्स को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि किसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द मेथड वन। मेथड वन में हमने सबसे पहले क्या किए थे, जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, करेक्ट। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अजम्पशंस में बोला था कि हमारे पास जो ऑर्डर, ऊपर अजम्पशंस दिखा देता हूँ, एक और बार ध्यान में रख लो अभी क्योंकि इसका यूज है। ऑर्डर आइटम्स के अंदर 10,000 रिकॉर्ड्स है एंड ऑर्डर टेबल के अंदर ओनली 400 रिकॉर्ड। यानी बड़ा टेबल कौन सा हुआ, आइटम वाला, और ऑर्डर टेबल जो है छोटा टेबल है। 10,000 रिकॉर्ड्स है इसके अंदर और 400 रिकॉर्ड्स है इसके अंदर। चलो ठीक है, ये याद है। अब इसमें आते हैं, हमने जब जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें पता है कि हमारा आइटम्स के अंदर हमारे पास में 10,000 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, और ऑर्डर टेबल के अंदर हमारे पास में 400 रिकॉर्ड्स है। यानी टोटल जब हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम 10,000 प्लस 400 रिकॉर्ड्स रीड कर रहे हैं, दोनों टेबल का मिला के। यानी 10,400 रिकॉर्ड्स हमने रीड किया, समझा। ये जॉइन ऑपरेशन जो है इसने हमें 10,400 रिकॉर्ड्स रीड करने बोला, ठीक है। ओके, परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑपरेशन एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द टू टेबल्स। तो हमारा फर्स्ट टेबल का 400 था, सेकंड का 10,000 था। तो जब हमने, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो जब इन दोनों रिकॉर्ड्स का जॉइन हमने किया तो मल्टीप्लाई आया और टोटल हमारे कितने, 40 40 लाख लाख टपल्स। अब ज़रा सोचें, खाली एक जॉइन परफॉर्म करने पे हमें इतना बड़ा रीड करना पड़ रहा है। 40 लाख जो रोज है उसने रीड किया। अब क्योंकि ये 40 लाख टपल्स उसने रीड किया है, जो है ये रीड ऑपरेशन है। मैंने एक और चीज़ बोला था, मेरे रैम की साइज़ कितनी है, 100 रिकॉर्ड्स की, यानी ये इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। तो अब जो हमने ये 40 लाख रिकॉर्ड्स रीड किए हैं उसका हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और उसको स्टोर हम यहाँ नहीं कर सकते रैम में। इसका मतलब उसको राइट करना पड़ेगा किसके अंदर, रोम के अंदर। तो अभी इसमें की वजह से हमारा राइट ऑपरेशन भी होएगा। रीड तो हो गया 40 लाख, अब इसको स्टोर करने के लिए हमने रोम में लिखा और हमारा 40 लाख राइट ऑपरेशन भी हुआ, ठीक है। अब ये हमने डिस्क के अंदर लिख दिया, ठीक है। T1 समझा। हमें टेबल 1 बनाने के लिए टोटल 40 लाख राइट रीड और 40 लाख राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े, ठीक है। अब जो हमें जॉइंट टेबल मिला है बड़ा सा, उसके अंदर हम ये जो कंडीशंस को लगा रहे हैं, ये कंडीशंस लगाने के लिए हमें फिर से उन 40 लाख टपल्स को रीड करना पड़ेगा फ्रॉम दिस स्टोरेज। क्योंकि अगर रैम में होता तो हम डायरेक्टली कंडीशन लगा देते हैं। अब इन कंडीशंस को लगाने के लिए फिर से हमने वो पूरा टेबल को लाया ताकि उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। वजह से हमारा और 40 लाख टपल्स का रीड हो गया। टोटल कितना हो गया, पहले 40 लैक्स का रीड, फिर 40 लैक्स का राइट, फिर से क्योंकि उस पर कंडीशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, यानी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए था, उसके लिए फिर और 40 लैक्स का रीड हो गया। इतना समझा कि इसमें डाउट है? समझ गया। गुड। अब हाँ, T3 क्या कर रहे हैं, T3 कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारा जो T2 बना था, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए उसमें से खाली सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के लिए हमारा आईओ ऑपरेशंस नहीं लगता है, यानी इनपुट आउटपुट नहीं लगता है। क्या हमारा टेबल तो बना हुआ है, उसमें से खाली हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं लगेगा। ना हमारा रीड परफॉर्म होता है ना राइट परफॉर्म होता है फॉर प्रोजेक्शन। हमारा रीड और राइट कब आता है, जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। इनिशियली हमने जब जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा वो 10,000 इंटू 400 रिकॉर्ड्स हुआ, जिसकी वजह से 40 लाख रीड हुआ। और फिर क्योंकि हम रैम में उसको स्टोर नहीं कर पाए, उसको हमें सेकेंडरी मेमोरी में राइट करना पड़ा, जिसकी वजह से 40 लाख राइट हुआ। और फिर उसकी कंडीशंस को चेक करने के लिए हमने फिर से उसको रीड किया,
यानी टोटल बड़ा नंबर रीड हुआ, ठीक है। यानी इतना बड़ा हमें आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा। ये हमारा किसके बेसिस पे हुआ? मेथड 1 के बेसिस पे, ठीक है। ये बड़ा नंबर हमारे दिमाग में है कि हमारा मेथड 1 इतना बड़ा आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा है। मूविंग टू द मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 ने पहले क्या किया था, ऑर्डर टेबल में से जिसकी भी क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 थी वो सबको निकाल लिया था, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा ऑर्डर टेबल क्या है, छोटू सा। कितने रिकॉर्ड्स है उसके पास? सिर्फ 400 रिकॉर्ड्स। अब अगर मेरे को ये कंडीशन चेक करनी है तो मेरे को कितने रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे? 400 रिकॉर्ड्स कि किसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 है। तो मेरा क्या हुआ इस केस में, 400 रीड हुआ, बराबर। और क्योंकि मेरा क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 वाला कितने टपल्स हो गए, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस तो है नहीं ना। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद मेरे को कितने टपल्स मिले ये मेरे को कौन बताएगा? अजम्पशन। मूविंग अगेन टूवर्ड्स अजम्पशन। अजम्पशन क्या बोलता है कि सारे ही क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 है। यानी अगर मेरा 400 रिकॉर्ड्स मैं रीड कर रहा हूँ तो 400 के 400 ग्रेटर देन 30 ही मिलने वाले, ठीक है। मेथड 2 में हमने पहले 400 रीड किया, हमारा आउटपुट पे 400 आएगा क्योंकि 400 ही ग्रेटर देन 30 है। अब वो 400 को हम रैम में अगेन स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रैम सिर्फ 100 रिकॉर्ड कर सकता है। तो 400 रीड के बाद हमें 400 राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हमने रीड किया फिर राइट किया, इससे हमें एक टेबल 1 मिला। अब हम जाते हैं टेबल 2 की तरफ, जहाँ हमने ऑर्डर आइटम्स, जिसका हमें पता है कि भाई इसके अंदर 10,000 टपल्स हैं, उस पर ये कंडीशन चेक किया कि आइटम नंबर शुड बी इक्वल टू HW3। अब मेरे को अगर ये कंडीशन चेक करना है तो मेरे को इस 10,000 टपल्स को स्कैन करना पड़ेगा। अब इस 10,000 टपल्स को सबसे पहले मैंने स्कैन किया तो मेरा कितना 10,000 रीड्स हो गया। उसके बाद में इसको ज्वाइन किया T1 के साथ में, और हमारा जो आउटपुट है, यानी मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस 10,000 रिकॉर्ड्स में से किस आइटम का HW3 है आइटम नंबर। तो अजम्पशन मैंने याद रखने बोला था, याद रखने इन द सेंस एग्जाम में तो अपने को पता रहेगा, बट इस केस में बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े इसलिए याद रखने बोला था। देयर आर 100 रिकॉर्ड्स विद आइटम नंबर HW3। यानी हमने जो अभी 10,000 स्कैन्स किए उसमें से सिर्फ हमारे 100 रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं हमें, ठीक है। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारा रिजल्ट जो है 100 टपल्स करेगा। अब ये 100 टपल्स और ये 400 टपल्स का रीड क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम ज्वाइन कर रहे T1 के साथ में, और T1 हमारा जो था वो 400 का था, ठीक है। इससे हमें T2 मिल गया। T2 के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? T2 के लिए हमने 10,000 रीड्स किया, फिर T1 का रीड करना पड़ा यानी 400 और रीड किया, और हमारे पास में 100 टपल्स आए। अब इस 100 को मेरे को राइट करने की ज़रूरत है या नहीं? कोई बोलेगा? नहीं 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 सर, जरूरत। क्योंकि रैम में है ना अपनी जगह। करेक्ट, 100 टपल्स तो मैं रैम के अंदर रख सकता हूँ, इसके लिए यहाँ पे एक भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये जो प्रोजेक्शन होता है उसके अंदर हमारा कोई भी आईओ ऑपरेशन नहीं होता है, यानी इसके लिए हमें 0 ऑपरेशन चाहिए। अब को रिक्वेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। ये 10,000 है, ये 10,000, ये 400 रीड, 400 रीड, ये वाला 400 रीड, ये रहा 400, और सॉरी ये राइट जो है ये रहा, और ये जो रीड है वो ये रहा। मैंने जो जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आया टोटल कैलकुलेशन में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो टोटल जब हम इसका कैलकुलेशन किए तो हमें इतने टपल्स मिले, कितने? 11,200, 11,200 टपल्स बाय मेथड 2। मेथड 1 कितने टपल्स दे रहा था? समवॉट लैक्स और करोड़ में जा रहा था। 120 लाख। करेक्ट,
वही मेथड 2 ने हमें आंसर दे दिया सिर्फ 11,200 टपल्स में। यानी हमें समझ में आ गया कि हमारा मेथड 2 इज मच बेटर देन मेथड 1। करेक्ट, इतना समझ। ओके, कहते हैं मेथड 3 के अंदर। ठीक है, तूने क्या बोला था आर्यन? मेथड 3 ने क्या किया? सिर्फ उल्टा ही तो किया है ना। पहले उसने HW3 निकाल लिया, यानी आइटम नंबर, और उसके बाद में क्या किया, जो क्वांटिटी वाला लगा दिया। ठीक है, अब इससे फ़र्क कितना पड़ता है वो देखते हैं। उसने टेबल 1 बनाया, किसके बेसिस पे? आइटम्स के बेसिस पे। हमें पता है कि हमारा आइटम टेबल जो है उसके अंदर टोटल 10,000 रिकॉर्ड्स है। 10,000 रिकॉर्ड्स में अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि आइटम नंबर इज HW3, तो मेरे को अजम्पशंस के बेसिस पे पता है कि इसका जो रिजल्ट होएगा वो रहेगा 100 रोज। करेक्ट, ठीक है। अब मेरा, जब ये मैं T1 बनाऊंगा तो मेरे को पता है कि इस 10,000 रीड्स के बाद में, जो कि यहाँ पे मैंने 10,000 रीड किया, मेरे को जो रिजल्ट मिलने वाला है वो सिर्फ 100 का होगा, जिसको मैं अपने रैम के अंदर भी रख सकता हूँ। यानी मेरे को यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, T1 मिल गया हमें सिर्फ 10,000 रीड्स के। T2 पे जाते हैं। ठीक है, T2 क्या किया, उसने सिलेक्ट किया किस में से? ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल के अंदर कितने थे हमारे पास? 400। और ये T1 जो मिला, हमें पता है इसके अंदर कितने रोज है? 100 रोज। तो हमने ऑर्डर टेबल पे क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें 400 रीड करना पड़ा। तो यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, मैंने 400 रीड किया। फिर क्योंकि हम ज्वाइन करेंगे T1 के साथ में, तो T1 के अंदर 100 टपल्स थे, तो ये 100 भी रीड किया हमने। ठीक है, अब रिजल्ट कितना आएगा? क्योंकि हम ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं तो टोटल रिजल्ट विल बी 400 टपल्स आते हैं। ठीक है, इसके 100 टपल्स हैं और इसके 400 टपल्स हैं। तो यानी हम किस बेसिस पे ज्वाइन परफॉर्म करते हैं? नंबर, ऑर्डर नंबर्स पे। तो जितने इसके अंदर ऑर्डर नंबर्स थे उतने ही इसमें भी रहेंगे। इस हिसाब से हमें रिजल्ट जो मिला 400 टपल्स का मिला। ओके, अब ये जो हमें T2 मिला उसका हम प्रोजेक्शन करेंगे और डायरेक्टली हमें रिजल्ट मिल जाएगा, यानी नो रीड और राइट ऑपरेशन की जरूरत। ठीक है, अब मेथड 3 ने हमें इनिशियली सिर्फ 10,000 रोज को रीड करने पे एक टेबल दिया था जिसके अंदर सिर्फ 100 रोज, और फिर हमने नेक्स्ट टेबल जो 400 का रीड किया, उस यानी 10,000 रीड्स प्लस 400 रीड्स, 10,400 टपल रीड्स। समझा? मेथड 1 जो था लैक्स में दे रहा था, मेथड 2 ने 11,000 दिया समवॉट। वही मेथड 3 जो है उसने 10,000 में हमें दे दिया। अब इसके बेसिस पे कितने आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े, हम कह सकते हैं कि हमारा मेथड 3 जो है एफिशिएंट मेथड है। समझा? तो फास्टेस्ट मेथड समझ कौन सा गया। था? मेथड 3। मेथड फर्स्ट स्टेप इन द क्वेरी प्रोसेसिंग इज द क्वेरी पार्सिंग। क्वेरी पार्सिंग क्या होता है? हमने जो ट्री बनाया, ट्री बनाने से पहले अगर हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते तो वो ज़्यादा हेल्प करता है। द मेन रोल ऑफ द पार्सर इज टू चेक द क्वेरी। हमारा पार्सर इज लाइक अ कंपाइलर जो क्वेरी के सिंटैक्स को चेक करेगा, रिजॉल्व करेगा और फिर उसको पार्स करके एक ट्री बना देगा। ठीक है, अब उस ट्री के बेसिस पे हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्योंकि हमारे मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस के बेसिस पे मल्टीपल ट्रीज आ सकते हैं, और हर ट्री का हम जब कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे तो जिसका भी मिनिमम कॉस्ट रहेगा वो हमारा बेस्ट फास्टेस्ट मेथड रहेगा। ये था एक्सपेरिमेंट 1। किसी को डाउट? डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 यही खत्म हो गया। ना। हाँ,
इसमें डाउट बोला या कुछ डाउट नहीं है सब? कुछ डाउट नहीं ओके, चलो, थैंक यू ऑल, बाय। है। थैंक यू। थैंक्स, बाय।